हाय बच्चा पार्टी, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बिजनेस स्टडीज के लगभग सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स हम लोग कर चुके हैं। इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप अपनी केस स्टडीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। साथ में इन कीवर्ड से आपका एक क्विक रिवीजन हो रहा है चैप्टर का। आप एग्जाम देने जा रहे हो, लास्ट में एक बार इन कीवर्ड्स को देख लो, क्विकली आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो लास्ट के दो चैप्टर्स रहते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फटाफट से इस वीडियो के अंदर इन दोनों चैप्टर्स के कीवर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। जब हम मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। डिस्कवरिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। जब पता लगाया जाता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर की क्या वांट्स हैं, कस्टमर की नीड्स को हमेशा सेटिस्फाई करना, ये सारा काम किसके अंदर आता है? मार्केटिंग के अंदर। तो मार्केटिंग का मतलब है मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना और उन नीड्स को सेटिस्फाई करना, दैट इज मार्केटिंग। मेन मोटिव क्या होता है मार्केटिंग का? मार्केटिंग का मेन मकसद है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। कस्टमर मार्केट का किंगपिन माना जाता है, मार्केट का भगवान माना जाता है, उसे सेटिस्फाइड रखना। फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं? ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज, कलर एटसेट्रा। देखो, कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑफर करना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना कि हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है। मतलब हम कस्टमर को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं ना, हमने कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करा है। हम एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम कस्टमर को उस प्रोडक्ट के फीचर, शेप, साइज, कलर सब कुछ बता रहे हैं। मतलब क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। हम कस्टमर के लिए कंप्लीट मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर के लिए कंप्लीट प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसे ऑफर करने के लिए। अब देखो, फीचर्स में एक और है कस्टमर को बताना कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है। भाई अगर आप साबुन बेच रहे हो तो साबुन तो मार्केट में दूसरे लोग भी बेच रहे हैं, साबुन तो बहुत सारे हैं, लक्स है, नंबर 1 है, डव है, पियर्स है, बहुत सारे हैं। तो आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है? आप क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हो? आप अपने प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हो? दैट इज कस्टमर वैल्यू। और कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए हमेशा तभी पे करेगा जब आप अपने प्रोडक्ट में उसे कुछ एक्स्ट्रा दोगे जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक केस स्टडी बनती है कि केस स्टडी गिवन होगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर कौन से कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन करना, इसे हम मास प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास प्रोडक्शन। और जब हम बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट की कॉस्ट कम आती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, तो आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पार्ले जी का। मास स्केल प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट आती है, आप अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कंफ्यूज मत होना, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमें सब लोगों को टारगेट नहीं करना है, हमें सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए वो ज्यादा पे करने को तैयार है। प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स होने चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आप नॉर्मल बिस्किट लेकर आ रहे हो, पार्ले जी बिस्किट, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। एक आप थ्रैप्टिन लेकर आ रहे हो या फिर कोई बहुत ही हाईफाई बिस्किट लेकर आ रहे हो जिसमें एडेड फीचर्स है, प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा है, स्पेशली वो व्हीट और मल्टीग्रेन से बना हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बनाया है उसे बेच दो। सेलिंग व्हाटएवर यू हैव प्रोड्यूस्ड, जो आपने बनाया है उसे कैसे भी करके कस्टमर को बेचना। यहाँ पर मकसद है सिर्फ और सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करना। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जब हम अलग अलग तरह की एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज करते हैं कि कस्टमर को हम फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, उसे फ्री सैंपल्स ऑफर करे जा रहे हैं, तो जब हम अलग अलग तरह की एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करते हैं, कैसे भी करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बनाया है वो हम बेच रहे हैं। हमारा मकसद नहीं है कि कस्टमर क्या चाहता है, हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग सामान नहीं बना रहे, हमने जो बनाया है बस हम उसे बेचना चाहते हैं, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराने जमाने में चला करता था जब बहुत ही कम सेलर्स हुआ करते थे। अब मार्केट में बहुत सारे सेलर्स है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते। आज कौन से कॉन्सेप्ट पर फोकस करा जाता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर। यहां पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर्स की नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए सबसे मेन है। यहां पर कस्टमर की नीड्स पर फोकस करा जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स और वांट्स है,
उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग वॉट एवर यू हैव प्रोड्यूस्ड, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो बनाया है वो नहीं बेचना, प्रोडक्ट बनाओ ही कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ताकि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे। और लास्ट सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है कि माना कि कस्टमर भगवान है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन है, लेकिन ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ये सोसाइटी की एथिकल बाउंड्रीज के दायरे में होना चाहिए। कस्टमर तो ड्रग्स खाना चाहता है तो हम ड्रग्स थोड़ी ना उसे सप्लाई कर देंगे। तो ये सारी चीजें एक सोसाइटी की मर्यादा है, एक एथिकल बाउंड्री है, उसके दायरे में होनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पीछे हम इतना पागल ना हो जाएं कि हम हमारे कस्टमर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाएं। तो जब हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं पर साथ साथ में हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं, सारी चीजें एथिकल बाउंड्री के अंदर है, दायरे में है, दैट इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, एडेड फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है आप एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करके अपने प्रोडक्ट को कैसे भी करके बेचो, जो आपने बनाया है वो बेचो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन है, और सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लेकिन सारी चीजें सोसाइटी की एथिकल बाउंड्रीज के दायरे में होनी चाहिए। समझ में आ गया। मार्केटिंग के फंक्शंस की बात करते हैं। पहला फंक्शन आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। देखो एनवायरनमेंट हमें बताता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज को हम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, हमारी क्या वीकनेस है, हमारे पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि भाई हम किसी काम में परफेक्ट है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। मार्केट में क्या क्या थ्रेट है, कौन सा कॉम्पिटिटर आ रहा है, कौन सी पॉलिसी हमारे अगेंस्ट आ गई, ये सारी की सारी एनालिसिस करना, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना और उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान करना कि फ्यूचर में मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, तो उसके लिए हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाने वाले हैं, अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने वाले हैं, फ्री सैंपल्स ऑफर करने वाले हैं। तो मार्केट से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लानिंग करना कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। फिर प्रोडक्ट को डेवलप करना। प्रोडक्ट को डेवलप करना मतलब आप प्रोडक्ट की डिज़ाइन के बारे में सोच रहे हो, आप प्रोडक्ट की शेप के बारे में सोच रहे हो, आप प्रोडक्ट की साइज़ के बारे में सोच रहे हो, आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे, कि जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो सेम क्वालिटी का होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट आपका एमपी में बने, चाहे बिहार में बने, चाहे राजस्थान में बने, चाहे कर्नाटका में बने। तो वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए आप सेम तरह का रॉ मटेरियल यूज करोगे, सेम तरह की आपके वर्कर्स होंगे, वर्कर्स सेम स्किल्स वाले होने चाहिए, सेम तरह की वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है कि आपका प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम निकल कर आए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप आईफोन लाने गए हो, एक पर्टिकुलर आईफोन आप लाने गए हो व्हाइट कलर का, जो भी जिसकी भी बात कर लो आप 13, 14, तो आपको भी वैसा ही मिलेगा, मुझे भी वैसा ही मिलेगा, कोई दूसरी कंट्री से परचेज करेगा तो उससे भी वैसा ही मिलेगा। दैट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। ग्रेडिंग के अंदर वही हम प्रोडक्ट को ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड में गया, जैसा एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर होता है, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का बी ग्रेड में गया, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का सी ग्रेड में गया। इसकी प्राइस 100 पर हाफ केजी है, इसकी प्राइस 80 पर हाफ केजी है, इसकी प्राइस 60 पर हाफ केजी है। तो ये ग्रेडिंग होता है। जब हम प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे साबुन है, साबुन को मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया लक्स, एक स्पेशल नाम दे दिया नंबर 1, एक स्पेशल नाम दे दिया डव या फिर पियर्स, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रांडिंग बोल देते हैं। शूज है, आपने शूज को एक स्पेशल नाम दे दिया नाइकी के शूज, वो क्या है? ब्रांडिंग है। जो आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं कि भाई हमने एसी खरीदा है, वो बंदा आके हमारे यहाँ पर एसी इंस्टॉल करके जाएगा। आपने ड्रिंक प्राइम खरीदा है, आरओ वगैरह कुछ लगवाया है घर के अंदर, वो बंदा आकर उसको इंस्टॉल करके जाएगा। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज किसमें आती हैं? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर। प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना, दैट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट इंक्रीज सेल। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना कि हमारे प्रोडक्ट की क्या शेप, साइज, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस है, हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कैसे है, कैसे भी करके सेल्स को इंक्रीज करना। मतलब हम लोग क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं, सेलिंग करते हैं। जैसे टीवी में क्या आता है? ऐड आता है, तो वहां पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है,
क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है? तो ये सब चीजें क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना ताकि सेल्स इंक्रीज हो। प्रमोशन और सेलिंग। डिसीजंस रिगार्डिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन लेना कि हमारा क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से हमारे कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट जो है वो सीधे प्रोड्यूसर से किसके पास में जा रहा है, कस्टमर के पास में जा रहा है, कंज्यूमर के पास में जा रहा है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। कई बार ऐसा होता है प्रोड्यूसर सामान रिटेलर को बेचता है जो हमारे घर के आसपास शॉप्स है, और रिटेलर से सामान हमारे पास में आता है, कंज्यूमर के पास में। कई बार प्रोड्यूसर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर से सामान रिटेलर लाता है, रिटेलर से हम कस्टमर्स लाते हैं। कई बार बहुत ही ऑल ओवर द कंट्री अगर सामान बिक रहा है तो प्रोड्यूसर सामान एजेंट को बेचता है, नॉर्थ इंडिया का एजेंट, साउथ इंडिया का एजेंट, वेस्ट का, ईस्ट का। फिर वो सामान होलसेलर को बेचता है बल्क के अंदर, होलसेलर से सामान रिटेलर के पास में आता है, रिटेलर से हम खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना, स्टोरेज से रिलेटेड सारी चीजें देखना, हम गुड्स को कितने टाइम तक कहां पर स्टोर करके रखेंगे, सब चीजें किसमें आती हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली जब गुड्स का फिजिकल मूवमेंट होता है, गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में आते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ये काम हमारा एयरवेज के थ्रू भी हो सकता है, ये काम हमारा वाटरवेज के थ्रू भी हो सकता है, ये काम हमारा रोडवेज के थ्रू हो सकता है, रेल्स के थ्रू, बसेस तो नहीं बोल सकते हम, ट्रक्स वगैरह के थ्रू। गुड्स को सेफ रखना जब तक डिमांड नहीं आ रही। देखो ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होते ही हमारे गुड्स सेल हो जाए, हमें गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम हमारे गुड्स को इंसेक्ट से बचा सके, चोरी होने से बचा सके, मॉइस्चर से बचा सके, रॉडेंट से, चूहे वगैरह से बचा सके। दैट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट आता है मार्केटिंग के अंदर, जो मार्केटर है वो अलग अलग टूल्स को यूज करता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, वेरिएबल्स को यूज करता है ताकि वो अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके। जो भी मार्केटर है, जिसका भी प्रोडक्ट है, वो अलग अलग तरह के टूल्स यूज करता है। इसे आप टूल्स भी बोल सकते हो, इसे आप वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, इसे आप इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हो। वो अलग अलग तरह की चीजें यूज करता है ताकि वो मार्केट में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके। इन सारे टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। जैसे सब्जी बनाने के लिए हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर पहला आता है हमारे पास में प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस लेना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, डिजाइन कैसी होगी, पैकिंग कैसी होगी, उसकी ब्रांडिंग के बारे में सोचना, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कि एक प्रोड्यूसर कितने तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो उसके मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रू भी उसी की है, लाइफ बॉय भी उसी का है, लक्स भी उसी का है। तो एक प्रोड्यूसर मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचेगा, कैसी क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग वगैरह सब किस में आता है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। वो चीज जिससे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, हम प्रोडक्ट देखकर ही समझ जाते हैं, वो क्या होता है, ब्रांड होता है। ब्रांडिंग ही तो होती है कि हम देखकर समझ जाते हैं। वो एप्पल वाला साइन देखकर हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आईफोन है या फिर मैकबुक वगैरह है, तो ये तो ब्रांड होता है। जैसे मैंने बोला, मान लो डव, डव क्या है, ब्रांड है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ सोप, सोप क्या है, उसका जेनेरिक नेम है। तो वो नाम जिससे हम उस प्रोडक्ट की पूरी क्लास को जानते हैं, दैट इज जेनेरिक नेम। और अगर स्पेशल नाम दे देते हैं तो ब्रांड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन क्या है, जेनेरिक नेम है। और मोबाइल फोन के अंदर ही मान लो मैंने सैमसंग बोल दिया, तो सैमसंग क्या है, हमारे पास में ब्रांड नेम है। शूज मैं बोल रही हूँ जेनेरिक नेम है, मैंने बोला नाइकी के शूज, तो वो क्या है, ब्रांड नेम है। ब्रांड का वो पार्ट जिसे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, कानूनी प्रोटेक्शन मिल जाती है, दैट इज ट्रेडमार्क। क्या होता है, ट्रेडमार्क। ब्रांड का वो पार्ट जिसे हम सिर्फ देखकर पहचान सकते हैं, बस बोल नहीं सकते, विच कैन नॉट बी स्पोकन, दैट इज ब्रांड मार्क। जैसे टिक साइन देखकर हम समझ जाते हैं कि नाइकी के शूज हैं, तो इसे हम सिर्फ पहचान सकते हैं, इसे हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, दैट इज ब्रांड मार्क। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट की जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जैसे अगर आपका टूथपेस्ट है तो उसकी जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। इसे आप तब तक यूज करते हो जब तक आपका टूथपेस्ट पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप पूरा स्क्वीज ना कर लो। उसके ऊपर एक एडिशनल पैकेजिंग भी होती है, कार्टन वाली पैकेजिंग होती है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज करने लगते हो, टूथपेस्ट को यूज करने लगते हो, उस एडिशनल पैकेजिंग को आप फेंक देते हो, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। और लास्ट होती है पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे पास में नहीं आती। सामान जब प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर के पास में आता है तो बल्क में आता है, उसके लिए वो बड़े बड़े कार्टन्स, कोरुगेटेड बॉक्सेस को यूज करते हैं। उस पैकेजिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन पैकेज, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जितनी भी चीजें लिखी हुई होती है कि उसकी प्राइस के बारे में लिखा हुआ होता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ होता है, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है, सारी चीजें उसके ऊपर गिवन होती हैं। डेट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है,
है, एक्सपायरी डेट होती है, सब कुछ मेंशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबलिंग। तो पैकेजिंग के ऊपर जितना भी रिटन कंटेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबलिंग। इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क। मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट मिक्स हम लोगों ने देख लिया, वो मिक्स जिससे ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब कमाई होती है। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है, प्राइस मिक्स की। डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ प्राइस, जब हम प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि प्रोडक्ट बनाने की हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस रख रखी है सेम प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी का है तो हम प्राइस ज्यादा रखेंगे, पुअर क्वालिटी का है तो प्राइस कम रखेंगे, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, इन्फ्लेशन के टाइम पर प्रोडक्ट महंगा होता है, डिफ्लेशन के टाइम पर प्रोडक्ट सस्ता होता है, सारी चीजें देखी जाती है, दैट इज प्राइस मिक्स। गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट अ राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी टू राइट पर्संस, गुड्स और सर्विसेज सही प्लेस पर सही लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी सही क्वांटिटी के अंदर। मतलब देखो जो चाय है वो चाय कहाँ पर बन रही है, आसाम के अंदर बन रही है, लेकिन चाय का कंजम्पशन तो पूरे देश में हो रहा है ना, हर घर में हो रहा है। तो जो गुड्स है वो हर पर्सन के पास में अवेलेबल है, राइट पर्सन के पास में अवेलेबल है, राइट क्वांटिटी में, राइट समय पर। ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे थर्ड मिक्स की वजह से, दैट इज प्लेस मिक्स। इसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो पहला तो क्या था हमारा, हमने पीछे देखा था प्रोडक्ट, फिर सेकंड आता है प्राइस मिक्स, थर्ड क्या आ गया हमारे पास में, प्लेस मिक्स, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि गुड्स को फाइनल कस्टमर्स को अवेलेबल करवाना। समझ में आया। अब देखो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास में 4 है। अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो लेवल चैनल, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक भी इंटरमीडियरी नहीं है। अगर प्रोड्यूसर सामान बेचता है रिटेलर को, जो हमारे घर के आसपास शॉप्स होती है, उससे सामान हम ले आते हैं, दैट इज 1 लेवल चैनल, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडियरी है। अगर प्रोड्यूसर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, तो इसे हम 2 लेवल चैनल बोलते हैं, बीच में 2 इंटरमीडियरी हो गए, होलसेलर और रिटेलर। अगर प्रोड्यूसर सामान बेचता है एजेंट को, एजेंट सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को, रिटेलर से कस्टमर, तो इसे हम बोलते हैं 3 लेवल चैनल। बीच में कितने इंटरमीडियरी हैं, 3 इंटरमीडियरीज हैं। करेक्ट हो गया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। ऑर्डर आया है, कस्टमर से ऑर्डर आया है, ऑर्डर आने से लेकर गुड्स को फाइनली कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे डिलीवर करना, इसके बीच में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स किस में आते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। कि आपके पास में ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी करोगे, कस्टमर को सप्लाई करोगे, इसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स किस में आते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। जितना कम टाइम ऑर्डर प्रोसेसिंग में लगेगा उतना ही हमारा जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया। गुड्स की मूवमेंट होना, गुड्स आसाम से हमारे पास में आ रहे हैं, चाय आसाम से हमारे पास में यहाँ पर आ रही है, कश्मीर से जो पाशमीना शॉल वगैरह है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो गुड्स की मूवमेंट हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। प्लेस यूटिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि चाय पीने के लिए हमें आसाम नहीं जाना पड़ता, वो हमारे घर के पास में घर में अवेलेबल है, डेट इज ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स को स्टोर करके रखना, फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखना, जब डिमांड आए तब बेचना, डेट इज वेयर हाउसिंग। गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके रखना, दैट इज इन्वेंट्री। फिर अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना, अपने कस्टमर्स को परसुएट करना, चाबी भरना कि भाई हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर शेप साइज हैं, आओ हमारा प्रोडक्ट खरीदो। अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे है, सारी चीजें किसमें आती हैं, लास्ट है हमारा प्रमोशन मिक्स। तो 4 हैं, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स और लास्ट कौन सा है, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें से पहला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक नॉन पर्सनल प्रमोशन है। हम टीवी में ऐड देखते हैं तो हम उनसे फेस टू फेस थोड़ी ना मिलते हैं, पर्सनली थोड़ी ना मिलते हैं, हम आलिया भट्ट को पर्सनली थोड़ी ना जानते हैं अगर वो लक्स का ऐड दे रही हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, नॉन पर्सनल प्रमोशन है, एक आइडेंटिफाइड जाना माना स्पॉन्सर ही करवाता है, और जो एडवर्टाइजमेंट करवाता है वो उसके लिए पे भी करता है। लक्स एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, लक्स को उसके लिए पे करना पड़ता है। तो नॉन फॉर्म पर्सनल फॉर्म है, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग है। सेल्स प्रमोशन के अंदर हम इमीडिएटली हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। मान लो सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास में गर्मियों का स्टॉक रखा हुआ है, हमें इमीडिएटली स्टॉक क्लियर करना है, हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जब हम कस्टमर को शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं, फ्री सैंपल्स दे देते हैं कि फेस वॉश के साथ में क्रीम फ्री आ रही है, या फिर लकी ड्रॉस वगैरह हो गए, 2GB 3GB डाटा वगैरह, ये सब सारी चीजें हो गई, 2G 3G। तो ये सब किस में आता है, हमारा सेल्स प्रमोशन के अंदर। कस्टमर को फेस टू फेस बेचना, जैसे हम साड़ी खरीदने जाते हैं तो फेस टू फेस दुकान वाले भैया दिखाते हैं ना, अरे भाभी जी आपके लिए बनी है, आपके लिए नहीं तो किसके लिए बनी है, मम्मी को बेचते हैं ना, वो इस तरह से, दैट इज पर्सनल सेलिंग। यहाँ पर
फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, स्पेशली जब आप कॉस्मेटिक्स खरीदने जाते हो या फिर जब आप शॉप पर, मॉल से नहीं, जब आप शॉप पर से कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ी वगैरह, तब पर्सनल सेलिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कस्टमर के बीच में और सेलर के बीच में पर्सनल इंटरेक्शन होता है। और एक होता है पब्लिक रिलेशन यानी कि PR, पब्लिक के अंदर अपनी अच्छी इमेज बना के चलना। कंपनी जो है वो अपनी अच्छी इमेज बना के चलती है, पब्लिक की नज़र में अपनी गुडविल, अपनी रेप्यूटेशन बना के चलती है। जैसे कंपनी जानबूझकर मीडिया में कोई ऐसी बात लीक कर देती है जिस बात की वजह से कंपनी को एक फेवरेबल कवरेज मिल जाता है न्यूज़ के अंदर, लोगों के सामने एक अच्छी इमेज हो जाती है, अरे वाह कितना बढ़िया है ये ओनर। दैट इज पब्लिक रिलेशन, कि आप पब्लिक स्पीकर बन गए हो या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हो, तो ये पब्लिक से रिलेशंस बना के रखना है, पब्लिक के अंदर अपनी एक अच्छी इमेज और गुडविल बना के रखना है, दैट इज PR। करेक्ट हो गया। लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं हम, है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक ऐसा एक्ट जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो कंज्यूमर्स के बारे में सोचता है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे हैं? इग्नोरेंट है, कंज्यूमर इग्नोरेंस है, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता। तो ये जो एक्ट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। तो नंबर 1 हो गया कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बिखरे हुए हैं। जैसे महिलाओं के साथ में कुछ गलत होता है तो महिला मोर्चे वाली आ जाती हैं, लेबर के साथ में कुछ गलत होता है तो लेबर यूनियन फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर कस्टमर के साथ में कुछ हो गया तो उसके लिए कंज्यूमर के लिए जो ग्रुप्स हैं वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि डिवाइडेड है, उनके लिए प्रॉपर ग्रुप बने हुए नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनके लिए है, ये बोलता है कि भाई कंज्यूमर्स के लिए भी ग्रुप बनने चाहिए। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है तो कंज्यूमर ग्रुप्स होने चाहिए जो उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए लड़े। बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, हमें पता है जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज को यूज करता है। बिजनेस सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के ही एनवायरनमेंट को खराब करता है, इवन प्रोडक्ट बना के भी सोसाइटी को ही बेचता है। बिजनेस के अंदर जो लेबर है वो लेबर भी किसका पार्ट है? सोसाइटी का ही पार्ट है। तो इस बिजनेस की भी सोसाइटी के टूवर्ड्स जिम्मेदारी बनती है ना कि वो सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजे, कोई घपलेबाजी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज ना करे। तो वही है, अगर लिखा हुआ आता है बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का सिर्फ ट्रस्टी है, तो आप क्या लिखोगे? बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छे क्वालिटी के गुड्स दे, रीजनेबल प्राइसेस पर दे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस को फॉलो करे। वही है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, जिसकी गुडविल खराब होती है क्लाइंट्स के सामने, जो कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के गुड्स नहीं बेचता, रीजनेबल प्राइस पर नहीं बेचता, माल प्रैक्टिसेस वगैरह करता है, मिलावट वगैरह करता है, ऐसा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं पा सकता। राइट्स की अगर हम बात करें, पहला है राइट टू सेफ्टी, कि कस्टमर्स को सेफ गुड्स बेचना, उन्हें कोई इंजरी, कोई सिकनेस वगैरह ना हो, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, अडल्टरेटेड फूड नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज राइट टू सेफ्टी, कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स भेजो, कि उसको कोई इंजरी ना हो, सिकनेस ना हो, उसकी जान पर ना बन पाए, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, मिलावट ना हो, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब आप कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दो, प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में बताओ कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज जो कंटेंट प्रोडक्ट के अंदर है उससे कस्टमर को एलर्जी हो, कस्टमर की जान पर ही आ गई। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में, किसी तरह की आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उससे सप्लाई ना करो। दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। कस्टमर के पास में राइट है, वो अपना प्रोडक्ट खुद सिलेक्ट कर सकता है, जो भी प्रोड्यूसर है वो उसे फोर्स नहीं कर सकता कि यही खरीदो, अरे ब्लू ही खरीदो, आप ब्लू कलर बनाइए आपके लिए, आप पे अच्छा नहीं लगेगा, किस पे अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। कस्टमर की खुद की लाइकिंग्स होनी चाहिए, आप कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते। दैट इज राइट टू चूज। अब अगर आपके साथ में कुछ गलती हो गई है, कस्टमर को कोई नुकसान हो गया है, तो आप कस्टमर की सारी परेशानी सुनो। दैट इज राइट टू बी हियर्ड। इसके लिए कंपनीज के कंप्लेंट सेल्स होते हैं जहां पर कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनी जाती हैं। कंपनीज कस्टमर्स की कंप्लेंट्स अटेंड करती हैं। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कंप्लेंट, अगर किसी कंपनी ने कस्टमर की कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करी, रिफ्यूज कर दिया, कंप्लेंट सुनने से मना कर दिया, मतलब ये राइट टू बी हियर्ड वहां पर आपने फॉलो नहीं करा। कंपनीज के पास फ्री नंबर्स होते हैं
जहां पर आप उन नंबर्स पे, टोल फ्री नंबर्स होते हैं, वहां पर आप कॉल करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कंपनी स्पेशल काउंटर भी बना के रखती है जहां पर कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैंडल करी जाती हैं, दैट इज राइट टू बी हियर्ड। और अगर मान लो किसी कस्टमर की लाइफ को नुकसान हो गया है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया है, खराब प्रोडक्ट आ गया है, तो लास्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल, उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। मान लो उसने गुड खरीदा था 500 रुपए का, लेकिन उस 500 रुपए के गुड की वजह से, एक कुकर खरीदा था मान लो उसने 500 रुपए का, उस 500 रुपए के कुकर की वजह से उसकी किचन में नुकसान हो गया, कुकर फट गया, उसका नुकसान 50,000 का हो गया, तो भाई कस्टमर को कंपनसेट करा जाएगा। 500 ही कंपनसेट नहीं करा जाएगा उसके, बल्कि 50,000 तक कंपनसेट करा जाएगा। जो सामने वाली कुकर, प्रेशर कुकर वाली कंपनी है, वो कस्टमर को 50,000 तक देगी, दैट इज कंपनसेशन। कस्टमर को जस्टिस मिलेगी। अगर उसको कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसे जस्टिस मिलेगी। उसे खराब गुड बेचा गया है तो उसका गुड रिप्लेस करा जाएगा, उसे नया गुड दिया जाएगा, एक्सचेंज करा जाएगा। गुड में कोई डिफॉल्ट है तो उसे रिपेयर करा जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपका गुड मान लो वाकई में पूरा ही खराब है, तो कंपनी को अपने उस गुड को मार्केट से विड्रॉ करना पड़ेगा, उसकी सेल्स को रोकना पड़ेगा। सारी चीजें किसमें आती हैं? राइट टू सीक रिड्रेसल। एक है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर्स को अवेयर करना, उनके राइट्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज देना। जैसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ आपके क्या राइट्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे आपने मास मीडिया, टीवी में देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर के पास में इतने सारे राइट्स है, वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे, यूज करे। तो कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए उसके क्या राइट्स है और उन्हें एक्सरसाइज करे, रूट्स यूज करे, दैट इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर कॉशियस होना चाहिए, वो ब्लाइंडली सेलर की बातों पर ट्रस्ट ना करे, वो हमेशा देखे कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है ना, क्वांटिटी चेक करके ले, प्राइस चेक करके ले, एक्सपायरी डेट देखे, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखे। तो एक कॉशियस, समझदार, अवेयर कंज्यूमर होना चाहिए, वो सेलर की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे हमेशा। मतलब ऐसा होता है कि मान लो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, सेलर बोल रहा है अरे एक्सपायर्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई खराबी नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप सेलर की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो। आप ये सारी चीज़ें देखो, क्वालिटी, प्राइस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह। कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, वो क्वालिटी मार्क्स देखकर चीज़ें खरीदे। जैसे ISI मार्क हो गया, एग मार्क हो गया, वूल मार्क, ISO मार्क, वही सारे के सारे मार्क्स देखकर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदे। डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर जो है वो एडवर्टीजमेंट देखकर पागल ना हो। बहुत बार टीवी में एग्जैगरेटेड एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं, बड़ा चढ़ा के एड देखने को मिलते हैं। 7 दिन में बेदाग गोरापन, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 7 दिन में कोई पर्सन का जो स्किन का शेड है वो शेड चेंज हो जाएगा? नहीं है ना। तो एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड, बड़ा चढ़ा के होते हैं। आप उन एग्जैगरेटेड बड़े चढ़े एडवर्टीजमेंट को देखकर उस प्रोडक्ट के पीछे पागल मत हो। कैश मैमो, हमेशा आपको चाहे 10 रुपए की भी चीज खरीद रहे हो, आपको उसका प्रूफ मांगना है, यानी कि बिल मांगना है सामने वाले से, क्योंकि ये बिल ही एक एविडेंस है कि आपने उससे सामान खरीदा था। कल को अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है, प्रोडक्ट खराब निकलता है, तो आप केस नहीं कर सकते अगर आपके पास में कैश मैमो, बिल नहीं है। तो एविडेंस होना चाहिए, कैश मैमो होना चाहिए। क्वालिटी मार्क्स की बात करें, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो मार्क होता है दैट इज ISI मार्क। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स पर जो मार्क होता है दैट इज एग मार्क, AGMARK। गोल्ड ज्वेलरी पर जो मार्क है दैट इज BIS मार्क, जिसे हम हॉलमार्क भी बोलते हैं। प्योर वूल के लिए जो मार्क है दैट इज वूल मार्क। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है उस पर कौन सा मार्क होता है? इको मार्क। अब हमारे पास में एक 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन। मान लो आपको कोई नुकसान हुआ है और आपके गुड्स की कीमत अगर 1 करोड़ से कम है ना, गुड्स की कीमत आपकी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो आप कहां पर जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जाओगे। कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है और आपके गुड्स की कीमत 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो आप कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर आया है, जो जजमेंट है वो आपके फेवर में नहीं है, तो आप नेक्स्ट 45 डेज के अंदर कहां जा सकते हो? स्टेट कमीशन जा सकते हो। कहां जा सकते हो? स्टेट कमीशन। अगर आपके गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो आप कहां जाओगे? स्टेट कमीशन जाओगे। अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, डिसीजन आपके फेवर में नहीं है, तो आप विद इन 30 डेज कहां जा सकते हो? नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में नॉर्मली हम कब जाते हैं? जब गुड्स की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तब आप कहां जाते हो? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपकी गुड्स की कीमत 1 करोड़ से कम है,
तो आप कहाँ जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो 45 डेज के अंदर कहाँ जा सकते हो, स्टेट कमीशन। नॉर्मली स्टेट कमीशन हम कब जाते हैं, जब गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक की है। और अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नेशनल कमीशन जा सकते हो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर। नॉर्मली नेशनल कमीशन जाते हैं जब गुड्स की कीमत 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो। नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। इससे ऊपर हमारे पास में कुछ नहीं है। इसी के साथ में मैंने बीएसटी के हर चैप्टर के कीवर्ड्स आप लोगों को करा दिए। अब लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। कल आप लोगों का पेपर है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मतलब स्ट्रेस लेने से पेपर उल्टा खराब होता है। फ्री माइंड से पेपर देने जाओ, अच्छी सी नींद लो, फ्री माइंड से पेपर देने जाओ, रिलैक्स होके पूरे पेपर को आराम से पढ़ना। ट्रस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। पैनिक मत करना केस स्टडीज को देखकर, केस स्टडीज के लास्ट का पढ़ना पहले क्वेश्चन। कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर पता होता है, नहीं भी पता है तो ऊपर केस पढ़ना, केस पढ़ के समझ में आ जाएगा। आधी चीजें केस में गिवन होती हैं, तो बिल्कुल पैनिक मत करना, पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव।